आराम से मल्टीप्लाई करना। ये कॉन्जुगेट फिलहाल अभी नहीं लिखा हुआ है। कॉन्जुगेट होता तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा होता। तो बेटा कोई टेंशन नहीं है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि हर बार आयोटा की जगह माइनस आयोटा होना चाहिए। हालाँकि बनाने को बना सकते हैं, -1 को कॉमन ले ले या तुम सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? आप उस साल जेईई एडवांस 2022 का पेपर का डेटा उठा के देखोगे, हार्डली किसी बच्चे से सही हुआ है। मतलब देखो, हर क्वेश्चन को भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर सब लोग तुक्का मार के चले आ रहे हैं, इंटीजर टाइप में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, सब लोग तुक्का मार के आ रहे हैं, तो भी 5-10% लोगों का तुक्का लग जाएगा ना। तो बहुत ही लिमिटेड या ना के बराबर किसी बच्चे से सही हुआ है। बिल्कुल समझ लो ये टॉप 100 वाला क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा मुश्किल है, बट वही बात है ना कि ऐसा लोगों ने या बच्चों ने इसका हौवा बना के रखा है कि इसका जो बेसिक लेवल का भी क्वेश्चन आ जाता है, वो भी मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। Hey Vachapati, so once again a very warm welcome to all of you and I hope that you guys are doing absolutely fantastic. So बच्चों लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शुरू कर दिया था। कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का फंडा पढ़ा कि आयोटा की पावर को मैनिपुलेट कैसे करना होता है। फिर हमने पढ़ा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो x प्लस आयोटा y होता है, जहाँ पे x और y दोनों रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए y की वैल्यू 0 होती है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए x की वैल्यू 0 होती है। यदि x और y दोनों 0 के बराबर हो जाता है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी होता है। फिर हमने पढ़ा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करना है। ठीक उसी हिसाब से करना होता था जो लास्ट क्लास में हम लोग लैंग्वेज यूज कर रहे थे, जैसे ब्रेकेट्स को डिवाइड मल्टी ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब इस आधार पे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जैसे 2 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स का प्रोडक्ट होता है, ठीक उसी फैशन में 2 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा का प्रोडक्ट होता है। दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रेकेट्स। जहां तक डिवीजन की बात है, तो डिवीजन में हमने एक कॉन्जुगेट का कंसेप्ट केवल इंट्रोड्यूस किया था। हमने बोला था कि x प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है x माइनस आयोटा वाई। तो यदि आपको a प्लस आयोटा b को c प्लस आयोटा d से डिवाइड करना है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप c माइनस आयोटा d से मल्टीप्लाई करते हो, जिससे डिनोमिनेटर में c प्लस आयोटा d इंटू सी माइनस आयोटा d बन जाता है, जो कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर होता है। हमने मॉडुलस का भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया था। हमने पढ़ा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सिंपली एरेगेंट प्लेन पे या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे किसी पॉइंट के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y लिखा हुआ है, तो उसको x कॉमा y पॉइंट के इक्विवेलेंट माना जा सकता है। और इस पॉइंट का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, बाय द वे वही मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसको अपन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हम लोगों ने देखा था। कुछ एक क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में कराए थे। लास्ट में जाते-जाते मैंने आपको बेटा 3 क्वेश्चंस मैंने स्लाइड में छोड़ा था। तीनों के तीनों जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले उन 3 क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। उसके अलावा कुछ एक और भी जेईई एडवांस, जेईई मेंस के लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन से उन सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग मॉडुलस, कॉन्जुगेट, आर्गुमेंट के बारे में थोड़ा-सा डिटेल्ड वे में चर्चा करने वाले हैं। along with the questions of JEE Main and JEE Advance. All right? तो इसके बिना किसी डिले के साथ बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं ये पहला सवाल। ये मेरे हिसाब से काफी इजी सा सवाल मैंने आपको दिया था। बोला था कि फॉर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर मान लो हमने बोला कि Z1 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आपका x1 प्लस आयोटा y1 के बराबर है, और अगर Z2 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आपका x2 प्लस आयोटा y के बराबर है, तो आपको एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इंटू Z2 निकालना है। अच्छा, अब नया कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इंटू Z2 कैसे निकालोगे? इन्हीं दोनों को प्रोडक्ट करके, ठीक है ना? तो यहाँ पे बच्चों अगर हम Z1 इंटू Z2 की बात करते हैं, प्रोडक्ट को थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। x1 को x2 से मल्टीप्लाई करो, आपका x1 x2 हो जाएगा। x1 को आयोटा y2 से मल्टीप्लाई करो तो आयोटा टाइम्स x1 इंटू y2 हो जाएगा, ठीक है ना?
आयोटा y1 को x2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका हो जाएगा आयोटा टाइम्स y1 इंटू x2 हो जाएगा। आयोटा y1 को आयोटा y से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा आयोटा स्क्वायर इंटू y1 y2 हो जाएगा। अब ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इंटू z2 बच्चा आया है, इसका तुम्हें रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। अच्छा, सवाल में भाई तुम्हें बोला क्या जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि रियल पार्ट जो है इसका 0 के बराबर है। तो एज सच अपन को केवल यहाँ पे रियल पार्ट से ही मतलब है। तो रियल वाला पार्ट देखोगे तो आपको पता लगेगा रियल वाला पार्ट बेसिकली ये वाला नंबर आ रहा है। तो प्रॉब्लम की लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग हमें पता है कि x1 x2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस y1 y2 0 के बराबर होगा। तो x1 x2 की वैल्यू बच्चा y1 y2 के बराबर आ रही है। ये प्रॉब्लम में दी हुई पहली कंडीशन। अच्छा, इसके अलावा एक, अरे पूरा सवाल ही नहीं ढंग से प्रिंट हुआ था, ये तो तुम लोगों से हुआ ही नहीं होगा। एक डेटा इसमें थोड़ा सा मिसिंग हो गया। ये भी दिया था कि रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 जो है 0 के बराबर है। मैंने लास्ट क्लास में देते वक्त शायद आपको ध्यान नहीं दिया। तो अगर मैं Z1 प्लस Z2 के रियल पार्ट की बात करता हूं, तो इसका मतलब बेटा ये हो जाएगा X1 प्लस X2 की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। अब देख बेटा, ये अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, थोड़ा सा आप नोटिस करो। अगर x1 प्लस x2 0 के बराबर है तो मतलब x1 x2 में से एक पॉजिटिव नंबर होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा। मतलब x1 x2 का जो साइन होगा वो ऑपोजिट होगा। ये बात आपको समझ में आती है कि x1 x2 का जो साइन होगा ऑपोजिट होगा। इनमें से एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अच्छा जी, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में x1 x2 से रिलेटेड कोई डेटा ही नहीं दिया है। सारा ऑप्शन y1 y2 के बारे में बोल रहा है। तो बेटा अगर x1 x2 का जो प्रोडक्ट है अगर वो कोई नेगेटिव नंबर है, तो यही x1 x2 y1 y2 के बराबर था। तो इसका मतलब y1 y2 का भी जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो भी एक नेगेटिव नंबर होना चाहिए। अब y1 y2 का प्रोडक्ट नेगेटिव नंबर कब होता है? जब y1 y2 दोनों का साइन ऑपोजिट हो। साइन ऑपोजिट किस वाले ऑप्शन में लिखा है? बी वाले ऑप्शन में लिखा है कि भाई यहाँ पे लिखा है y1 नेगेटिव है, y2 पॉजिटिव है। और सी वाले ऑप्शन में भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि y1 पॉजिटिव है, y2 नेगेटिव है। तो इस हिसाब से बेटा यहाँ पे बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ये छोटा सा करेक्शन आपको प्रॉब्लम में करना पड़ेगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में कमेंट कर ही नहीं पाओगे। तो इसका बेटा सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आता है। अच्छा देखो, इस वाली स्लाइड में बिल्कुल सही सही प्रिंट है। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि कई सारे बच्चों ने इसको थोड़ा सा देख लिया होगा, तो थोड़ा सा करेक्शन भी कर लिया होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये बेटा मैंने आपको अगला सवाल दिया था। ये सवाल है आसान, बट ये एग्जाम का मतलब बहुत ही कॉमन वैरायटी का क्वेश्चन है। मल्टीपल क्वेश्चन आपको जेईई मेन में इसी टाइप का आपको दिखेगा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन के बराबर है। अब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे। प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि जो रियल पार्ट है, ये जो दोनों के डिवीजन का जो रियल पार्ट है, अगर वो 0 के बराबर है तो हमें थीटा की वैल्यू पे कुछ-कुछ कमेंट करना है। ठीक है ना? तो भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन को आपको सॉल्व करना है। आपको फंडा पता है कि अगर आपका लिखा है 3 + 2 आयोटा कॉस ऑफ थीटा और यदि बच्चों डिनोमिनेटर में लिखा है 1 - 3 आयोटा इनटू कॉस ऑफ थीटा लिखा है, तो इसका अगर हमें रियल पार्ट निकालना है तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर से आयोटा को आपको गायब करना पड़ेगा। तो आपने एक छोटा सा काम किया कि यहाँ पे 1 + 3 आयोटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे बच्चे आपने 1 + 3 आयोटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब लास्ट क्लास में भी किया था, x प्लस आयोटा वाई का x माइनस आयोटा वाई के साथ जो प्रोडक्ट होता है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। लिहाजा अगर डिनोमिनेटर में देखोगे क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 प्लस -3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो कि 9 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जैसे इस प्रॉब्लम में अपन को केवल रियल पार्ट से मतलब है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा आयोटा का कुछ ना कुछ कॉफिशिएंट आएगा, वो फालतू में निकालने में टाइम क्यों वेस्ट करें। केवल रियल वाले पार्ट पे हम लोग फोकस करते हैं। अब रियल वाला पार्ट कब आएगा? जब ये वाला 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाए तो उस केस में 3 आ जाएगा और जब ये 2 आयोटा कॉस थीटा 3 आयोटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये बनेगा 6 आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो माइनस में 6 में आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा।
तो अब यदि रियल पार्ट 0 के बराबर है तो इसका मतलब दिस अपॉन दिस 0 के बराबर है। दिस अपॉन दिस को, अब देखो मैं इसी में करेक्शन कर देता हूं, दिस अपॉन दिस को 0 के बराबर करने का मतलब है कि हम सिंपली एक काम करें, हम इस चीज को हम 0 के बराबर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर का कोई मतलब नहीं बनता, मतलब न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/6 या फिर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हाफ के बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आती है? अब इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर निकालते हैं। यदि कॉस स्क्वायर थीटा हाफ के बराबर है तो बेटा थीटा बहुत कुछ हो सकता था। मतलब कोई बच्चा बोलेगा सर थीटा की जगह पाई/4 हो सकता था, 1/√2 का होल स्क्वायर जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। कोई बच्चा बोलेगा सर थीटा की वैल्यू 3 पाई/4 हो सकती है। कोई बच्चा बोलेगा थीटा की वैल्यू -पाई/4 हो सकती है। सारा कुछ करेक्ट है। बट अब ये प्रॉब्लम बनाने वाले की हेडक है कि बच्चा थीटा की कोई भी वैल्यू डाले, इसकी एक ही वैल्यू आनी चाहिए। अदरवाइज तो एक प्रॉब्लम के दोनों आंसर थोड़ी ना हो जाएंगे इंटीजर टाइप के सवालों में, फिर तो सवाल बनाने वाला ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने हाफ डाला। अब थीटा की जगह बेटा कोई भी नंबर यहाँ पे डालो, तो चाहे साइन ऑफ 3 पाई/4 हो, चाहे साइन ऑफ -3 पाई/4 हो, चाहे साइन ऑफ 9 पाई/4 हो, इनमें से अब सारा कुछ उसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर ही हो जाएगा, जो कि हाफ के बराबर होगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर कितना होगा? हाफ प्लस हाफ। इस प्रॉब्लम का आंसर बच्चा 1 के बराबर होगा। ठीक है ना? अब ये वाला सवाल देखते हैं। ये सवाल मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये जेईई मेन 2026 का 5th अप्रैल अटेम्प्ट का सवाल है। 5th अप्रैल का सवाल है। अब देखिएगा क्या-क्या डेटा दिए। लिखा है ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे ए वाला नंबर, बी वाला नंबर सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलो जी ये बात समझ में आ गई। बीटा माइनस अल्फा अपन को दिया हुआ है, जहाँ पे अल्फा बीटा इसका रूट है। बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर भी अपन को दिया हुआ है, तो हमें बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब का होल स्क्वायर सवाल में बताना है। बात समझ में आती है? अब किस हिसाब से आइडेंटिटी को थोड़ा-सा, अब मैंने हम लोगों ने वही बात पढ़ी थी। भाई जो सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला है, जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला है, सारा कुछ फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है, भले ए और बी चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे रियल नंबर हो। सारी की सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी वैलिड होती हैं, ये बात भी हम लोगों ने पढ़ी थी। तो अब थोड़ा-सा अगर हम आंसर पे फोकस करते हैं, तो हमें बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब का होल स्क्वायर बताना था। देखते हैं क्या-क्या दिया है। तो बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, पहले इसकी आइडेंटिटी लगाओ। तो एक टर्म बेटा आपका आएगा बीटा माइनस अल्फा, एक टर्म आपका आएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। बाय द वे सवाल में बोला जा रहा है कि इसका होल स्क्वायर बताना है। अब देखते हैं क्या-क्या अपन को पता है। बीटा माइनस अल्फा अंडर रूट ऑफ 11 के बराबर पता है। तो भाई बीटा माइनस अल्फा की जगह अंडर रूट ऑफ 11 हम लोग डाल देंगे। बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपन को दिया हुआ है, हमें जबकि बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बताना था। मतलब ले दे के समझ में आ रहा है कि इसके साथ थोड़ा-थोड़ा गेम हमें खेलना पड़ेगा, और गेम बहुत आसान है। बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर दिया है, बेटा इस वाले को यहाँ पे डिवीजन में ले आओ। तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का मतलब बनेगा बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा। यस और नो? जब बीटा माइनस अल्फा डिवीजन में जाएगा तो एलएचएस में आपका सिंपली बचेगा बीटा प्लस अल्फा। ये बात समझ में आती है? भाई बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर से बीटा माइनस अल्फा को डिवाइड करो, तो क्या बचेगा? सिंपली बीटा प्लस अल्फा बचेगा। अब आरएचएस को भी तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 आयोटा रूट 11 से जब हम रूट 11 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3 आयोटा के बराबर। सवाल ये उठता है कि सर इसका उपयोग कैसे यहाँ पे हो सकता है? इसका उपयोग हो सकता है, जो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा लिखा हुआ है, इसकी जगह ऑब्वियस सी बात है मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा मैं लिख सकता हूँ। अब भाई बीटा प्लस अल्फा हम लोग 3 आयोटा निकाल चुके हैं। यस और नो? बीटा प्लस अल्फा की जगह हम लोग 3 आयोटा निकाल चुके हैं, तो भाई इसकी कहानी तो डन हो चुकी है। किसी हिसाब से बेटा हम लोगों को तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, जो कि निकालना बेटा बहुत इजी काम है। कैसे बहुत इजी काम है? बीटा प्लस अल्फा आपने निकाल लिया,
बीटा माइनस अल्फा आपने निकाल लिया अंडर रूट ऑफ 11 के बराबर है। अब क्या यहां से हम अल्फा और बीटा नहीं निकाल सकते हैं? और यदि अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो 2 बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 आयोटा प्लस रूट 11 के बराबर आ रही है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इन दोनों को आपने घटा दिया। इन दोनों को अगर आपने घटा दिया तो 2 अल्फा की वैल्यू 3 आयोटा माइनस रूट 11 के बराबर आ रही। हमें अल्फा और बीटा में एज सच इंटरेस्ट नहीं था, हमें इंटरेस्ट था कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितना आता है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा 2 बीटा इंटू 2 अल्फा 4 अल्फा बीटा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, मतलब सिंपली है कि दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखिए आराम से मल्टीप्लाई करना, ये कॉन्जुगेट फिलहाल अभी नहीं लिखा हुआ है। कॉन्जुगेट होता तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा होता। तो बेटा कोई टेंशन नहीं है, कोई जरूरी थोड़ी ना कि हर बार आयोटा की जगह माइनस आयोटा होना चाहिए। हालांकि बनाने को बना सकते हैं, -1 को कॉमन ले ले, या तुम सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर लो, क्या फर्क पड़ता है भाई। यार ये a प्लस बी लिखा है, भाड़ में गया कोई भी, हम कुछ भी नहीं अगर याद करें तो ये a प्लस बी लिखा है, ये a माइनस बी लिखा है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा जो 4 अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है ये आपका बनेगा -9 आयोटा स्क्वायर -1 -11, समझे ना। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है -20/4 माइनस ऑफ 5 के बराबर आ रही है। अब बेटा सारा डेटा फीड कर देते हैं, आंसर निकालते हैं। तो आंसर विल बी इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा की जगह हमने रूट 11 डाला था, करली वाला ब्रेकेट बीटा प्लस अल्फा हम लोग निकाल चुके थे, 3 आयोटा के बराबर है। तो 3 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 9 हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की जगह -5 डाला, -3 इंटू -5 कितना हो जाएगा, प्लस में आपका 15 आ जाएगा। और बाय द वे इसका होल स्क्वायर था, नोटिस करना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 11, और ये आपका हो जाएगा 15 में से 9 हो गया 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। यस और नो? 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया कहीं पे बेटा? हाँ, अल्फा -3 अल्फा बीटा प्लस 15 हो गया। एक मिनट में क्विकली मैं चेक कर लेता हूँ। बीटा माइनस अल्फा की जगह रूट 11 लिखा, वो तो बिल्कुल परफेक्ट है। बीटा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा, अरे 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 शिट शिट शिट, बीटा प्लस अल्फा होल स्क्वायर और माइनस ये 2 अल्फा बीटा बनेगा, और 2 अल्फा माइनस अल्फा बीटा होना चाहिए बेटा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है। तो ये बनेगा बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, जो कि बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बनेगा, समझे ना। प्लस 2 अल्फा बीटा बनेगा। वैसे काम हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, पता है, चलो कोई बात नहीं। प्लस 12 तो माइनस अल्फा बीटा यहाँ पे करना था, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा अपन से। तो एनीवे डेटा को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो -9 प्लस, अब माइनस अल्फा बीटा का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16 इंटू 11, 16 इंटू 11 का मतलब 176 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बी वाले ऑप्शन में था। अब यहाँ पे नोटिस करना, ये अप्रैल अटेम्प्ट का ये आया हुआ सवाल है, और यहाँ पे ए और बी का एज सच कुछ मतलब ही नहीं बना। तुम्हें भाई आइडेंटिटी, देखो जो तुम्हें बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आइडेंटिटी सारा वैलिड होगा, ठीक है। अगर मान लो गलती से हमसे पूछा जाता कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए जो होता बेटा आपका निगेटिव ऑफ ए सम ऑफ द रूट के बराबर होता। मतलब निगेटिव ए 3 आयोटा के बराबर होता, मतलब यहाँ पे ए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो -3 आयोटा के बराबर है। हमसे कोई पूछता बी की वैल्यू क्या होगी, तो बी आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट होता। बाय द वे अल्फा बीटा का प्रोडक्ट -5 आ रहा है, आप समझ रहे हैं ना। तो बी एक्चुअल में एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, -5 के बराबर है। ए और बी भी सवाल में पूछा जा सकता था, कुछ भी किया जा सकता था। अगर इतना डेटा दिया है, अब इन्होंने बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब का होल स्क्वायर पूछा, वो कुछ ए और बी के फॉर्म में एक्सप्रेशन पूछ सकते थे। तो अगर आपका बेसिक फंडामेंटल मजबूत है, और इसीलिए देखो लास्ट वाले लेक्चर में इन बेसिक फंडामेंटल्स में कितना टाइम दिया था, बात समझे ना? जिससे कि आपको क्लैरिटी आए कि आप कहाँ पे कब क्यों कर रहे हो,
चलो भाई इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा सवाल देखते हैं। अब ये सवाल फिर से 4 अप्रैल का आया हुआ सवाल है, एक 5 अप्रैल का सवाल मैंने तुम्हें दिखाया जेईई मेन 2026 का, ये एक दिन पहले आया था। अब यहाँ पे बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 16, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निश्चित तौर पे 2 रूट आने ही वाला है। अब वो चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, 2 रूट टोटल आने वाला है। सवाल में पूछा क्या जा रहा है, एस बेसिकली क्या है बेटा, एस एक ऐसा सेट है, मतलब जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा है और जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसपे ये चीज 0 हो जा रही है। तो इन शॉर्ट सवाल में क्या लिखा हुआ है कि एस वाला जो सेट है उसमें इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स पाए जाते हैं। इन शॉर्ट यही लिखा हुआ है कि ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर 2 रूट है तो दोनों का दोनों रूट एस में पाया जाता है। बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है सिग्मा का मतलब सम, z बिलोंग टू s, मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट्स हैं उन दोनों, मान लो पहला रूट आपने लिया उसमें आपने आयोटा रूट 3 को जोड़ा और फिर उसके मॉडुलस का स्क्वायर निकाला, फिर आपने दूसरा रूट लिया उसमें आयोटा रूट 3 को जोड़ा और उसके मॉडुलस का स्क्वायर निकाला, इन दोनों नंबर का सम बताना है। इन शॉर्ट सवाल में कुछ भी नहीं है, इस वाले क्वाड्रेटिक का तुम्हें दोनों दोनों का दोनों रूट्स यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि बेटा अगर दोनों रूट्स अगर हम लोग अगर मान लो निकाल ले गए तो उसमें आयोटा रूट 3 जोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोनों रूट्स निकालते हैं। एक अभी बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मैं सवाल को चेंज करूंगा, उससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी और भी बढ़ेगी, बट फिलहाल इसका पहले सॉल्यूशन करते हैं। z की वैल्यू क्या आ गई, -b का मतलब हो गया -4, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब हो गया 16, -4 ac का मतलब हो गया -64 अपॉन में बेटा 2a का मतलब 2 हो जाएगा। अब देखो दो रूट्स यहाँ से आपको दिख रहे कि नहीं दिख रहे, तो z की जो वैल्यू आ रही है एडजस्ट कर देते हैं, -2 बन जाएगा, प्लस माइनस ये बनेगा अंडर रूट ऑफ -48, मतलब ये 16 इंटू 3 लिखा हुआ है बेसिकली, समझे ना, आयोटा के साथ ना। तो 16 बाहर आएगा, मतलब आपका ये बन जाएगा 4√3 अंडर रूट ऑफ -1 अंदर बचेगा, माइनस अंडर रूट ऑफ -48 था तो आयोटा, और बेटा 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे थे तो एक काम करें 2 से डिवाइड डायरेक्ट ही कर देते हैं। ये हमने रूट निकाल लिया, अब इसमें फालतू हम टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। अब ये लोग ये बात नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर पहला वाला रूट z1 के बराबर है, बाय द वे z1 कितना है, -2 प्लस 2√3 इंटू आयोटा, तो अगर पहला रूट अगर z1 के बराबर है तो z1 में आयोटा रूट 3 को ऐड करो, तो ये बता दो z1 प्लस आयोटा रूट 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बोलोगे सर एक बार यहाँ पे हमने प्लस आयोटा रूट 3 ऐड कर दिया, तो इस हिसाब से z1 जो पहला रूट था प्लस आयोटा रूट 3 की वैल्यू कितनी आती है, -2 प्लस 3 आयोटा टाइम्स 3√3 आती है। मैंने बोला इसके मॉडुलस का स्क्वायर बता दो, तो इसके मॉडुलस का स्क्वायर कितना आएगा, इसके मॉडुलस का स्क्वायर आपका आएगा 4 और 3√3 का स्क्वायर आपका बन जाएगा 27, 31 आ रहा है, 31 आंसर फिलहाल नहीं है अभी, एक और रूट का मॉडुलस का स्क्वायर का सम निकालना है, ठीक है ना। अब दूसरा रूट आपका क्या था, z2 की वैल्यू क्या है बेटा, -2 √3 इंटू आयोटा है, z2 में भी आप आयोटा रूट 3 को ऐड करो, तो आयोटा रूट 3 को आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो दूसरा रूट z2 प्लस आयोटा रूट 3 की वैल्यू क्या आ रही है, आ रही है -2 माइनस आयोटा रूट 3, बात समझे। इसके मॉडुलस का स्क्वायर निकाल लो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर, रियल वाले पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट -√3 है जिसका होल स्क्वायर +3 हो जाएगा, तो ये 7 आ गया, तो 31 + 7 प्रॉब्लम का आंसर होगा 38, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया था। तो सवाल को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा मुश्किल है, बट वही बात है ना कि ऐसा लोगों ने या बच्चों ने इसका हौवा बना के रखा है कि इसका जो बेसिक लेवल का भी क्वेश्चन आ जाता है वो भी मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, और ऐसे नहीं होता बेटा। मैं बताऊं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मुश्किल है ना तो पूरा का पूरा 12th का कैलकुलस भी मुश्किल है। अब इस सवाल को मैं लगा रहा हूँ, एक बार जेन्युइनली बताना, अगर आपने कैलकुलस थोड़ा बहुत पढ़ा हो या फिर 11वीं के भी कुछ टॉपिक अगर आपने पढ़े हो, तो कौन से टॉपिक में इस लेवल का कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं आता है।
हर टॉपिक में इस लेवल के सॉल्विंग की उम्मीद हम लोग करते हैं कि एग्जाम में ऐसा हम सॉल्व करके आएंगे। अब एक बात आप समझिए बेटा, अब जैसे यहाँ पे तो भाई z जो था इसका रूट था, हमें मॉड ऑफ z प्लस आयोटा रूट 3 का स्क्वायर निकालना था। अगर यही मान लो सवाल को चेंज करता, यही मान लो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं जिससे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मान लो मैंने इसी सवाल का एक क्वेश्चन नंबर 2 पूछ लिया, सेम सवाल है, मैंने पूछ लिया सिग्मा z बिलोंग्स टू s, मैंने बोला मॉड ऑफ z का स्क्वायर बता दो। तो अब तुम्हें सवाल समझ में आ रहा है? अब सवाल क्या बोल रहा है कि इसका जो रूट है उसके सिंपली मॉडुलस के स्क्वायर का सम बताना है। सवाल में अंतर देखो। अब यानी इसके बाद इसमें क्या करना था, इसमें आपने दोनों रूट्स को निकाल लिया। भाई पहले वाले रूट का मॉडुलस कितना आएगा 4, 2 रूट 3 का स्क्वायर होगा 4×12, सही ना? हाँ तो कितना 3 चौक 12 और 4 16। पहले वाले रूट का जो मॉडुलस आ रहा है वो 4 के बराबर आ रहा है, ठीक है। दूसरे वाले रूट का भी मॉडुलस 4 के बराबर है, मॉडुलस के स्क्वायर का सम बता सकते थे। तो सवाल को बच्चा क्या है ना कि जैसे कॉम्प्लेक्स का जब इजी सवाल आया तो उसने कंसेप्ट सीखा नहीं, उसने किसी हिसाब से रट उठा के आंसर निकाल लिया, बट एग्जाम में फिर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन में चल क्या रहा है। एक छोटा सा बात मैं और करता हूँ इसी बात पे, ठीक है। अच्छा ये वाला तो मैं आपको खुद से ही देता हूँ होमवर्क के लिए, बहुत ही साधारण लेवल का सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। जेड वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तुम्हें बेटा एलएचएस में मॉड ऑफ z+1 लिखना है। मॉड ऑफ z+1 कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल के उसका मॉड निकाल लोगे, और आरएचएस में भी z की जगह वो वैल्यू डालनी है, रियल को रियल के बराबर करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करना है। तो ये मुझे लगता नहीं कि आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा, फिर भी कर लेना। ये जेई एडवांस 2024 का बेटा ये वाला सवाल हम लोग देखते हैं, ये पेपर 1 का आया हुआ सवाल है। अब सवाल में डेटा को पढ़ते हैं। एफ एक्स बेटा एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और इस 4 डिग्री के पॉलिनोमियल में बोला जा रहा है कि विद रियल कोफिशिएंट सच दैट एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे दो बातें गिवन है कि पहली बात तो रियल कोफिशिएंट है और एफ ऑफ 1 -9 के बराबर है। अच्छा रियल कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में अगर यूज होगा तो इसका मैं बताता हूँ, पहले मैं एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू -9 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने x की जगह 1 डाला, तो -9 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, आपका 1 की पावर 4 1 हो जाएगा प्लस a प्लस b प्लस c। मतलब यहां से आपको डेटा मिल रहा है कि a प्लस b प्लस c की जो वैल्यू होनी चाहिए -10 के बराबर होनी चाहिए। अच्छा अगली बात देखते हैं। अगला यहाँ पे ये लिखा है सपोज आयोटा रूट 3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब बच्चा थोड़ा सा ध्यान दो, एबीसी यहाँ पे एक रियल नंबर था, और रियल नंबर का एक ही रेलेवेंस होता है जो क्वाड्रेटिक में भी तुम्हें पढ़ा चुका हूं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिखते हो जहां पे एबीसी कोई रियल नंबर होता है, तो उस केस में इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट के फॉर्म में आते हैं। उस केस में इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट के फॉर्म में आते हैं। अब जैसे बच्चा इसी चीज को तुम लोग समझना, जैसे ये वाला सवाल हम लोगों ने किया था, कहाँ गया यार, हाँ, अब जैसे मान लो ये वाला सवाल हम लोगों ने किया था, अब इसमें कोएफिशिएंट सारा रियल नंबर था, दोनों का दोनों रूट आपको कॉन्जुगेट के फॉर्म में दिख रहा है, एक रूट -2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा दिख रहा है, दूसरा रूट -2 -2 रूट 3 आयोटा दिख रहा है। अच्छा इसके प्रीवियस वाला सवाल देखो, इसके प्रीवियस वाले सवाल में ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता था। अब देखो दोनों रूट कॉन्जुगेट के फॉर्म में नहीं है, अल्फा वाला रूट अलग है, बीटा वाला रूट अलग है, ये दोनों एक दूसरे का बेटा कॉन्जुगेट नहीं था। कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा की जगह माइनस आयोटा होना चाहिए। तो कभी भी बॉटम लाइन ये समझ में आती है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट बच्चा अगर रियल नंबर को बिलोंग करता है तो उसके रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट के फॉर्म में होते हैं। मतलब इस वाले क्यूबिक इक्वेशन के केस में बड़ी अच्छी सी क्यूबिक गिवन है, अगर हम x को कॉमन लेते हैं तो क्यूबिक क्या बन जाती है, क्यूबिक बेसिकली एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो चुकी है, 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b, ऐसा ये क्यूबिक लिखा हुआ है। अब इस क्यूबिक का एक रूट तो आपको ऑलरेडी पता है x इज इक्वल टू 0 होगा, एक रूट इन्होंने आयोटा रूट 3 दिया हुआ है,
और यदि ए और बी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, जो कि भाई इस वाले स्टेटमेंट। अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हारा नेट नहीं खराब हुआ है तो कैसी चल रही है पढ़ाई? मजा आ रहा है? तो भाई मैं तो इसलिए आ गया कि सोचा थोड़ा झकझोर लूं, हिला लूं, ताकि तुम कहीं सो तो नहीं रहे हो यह पता चल जाए। देखो अक्सर प्रिपरेशन की दिशा जब नहीं पता हो, एक मिनट नालायक, वो वाली दिशा नहीं, ये वाली दिशा, डायरेक्शन। जब प्रिपरेशन की दिशा नहीं पता हो तो अक्सर नींद आती है, उबासियां आती हैं, समझ नहीं आता कि कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और इसीलिए मैं बच्चों के लिए हमेशा कुछ ऐसा करने की कोशिश करता हूं जिससे उन्हें उनका लक्ष्य दिखता रहे। एकलव्य टेस्ट सीरीज इसी कोशिश की एक पहल है। एकलव्य टेस्ट सीरीज में मैंने अपने सालों के तजुर्बे से पूरे रिसर्च करके ऐसे टेस्ट पेपर्स बनाए हैं जिससे कि बच्चे को हर वक्त ये पता चलता रहे कि वो कितने पानी में है और अपने लक्ष्य के कितने करीब है। पहले आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाने के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट। बीच बीच में छोटे छोटे यूनिट टेस्ट भी रहेंगे जो 2-3 चैप्टर्स को मिलाकर पूछे जाएंगे। तो ये सारी मशक्कत क्यों कर रहा हूं मैं? इसलिए कर रहा हूं भाई कि आपकी दिशा सही रहे, वो वाली नहीं ये वाली। और इस दिशा में आपको हर वक्त ये पता चलता रहे कि आपकी तैयारी सही हो रही है या नहीं, और किस दिशा में आपको और मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में आपको बड़े डिटेल्ड रिपोर्ट्स मिलते हैं कि आप कहां कमजोर हैं, कहां मेहनत और करनी है, और ऐसे ही हजारों चीजें जिससे कि आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। तो भाई एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाते चलिए और हरि के गुण नहीं हर्ष बाबा के गुण गाते चलिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है कि एबीसी सब कुछ रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो इस वाले क्वाड्रेटिक का बच्चा अगर एक रूट आयोटा रूट 3 होगा तो दूसरा रूट आयोटा रूट 3 का कॉन्जुगेट निगेटिव आयोटा रूट 3 हो जाएगा। अब क्या यहां से हम ए और बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं? बेशक निकाल सकते हैं। पहली बात क्या बनती है बेटा, दोनों रूट्स का सम 0 के बराबर है, और इस वाले क्वाड्रेटिक का सम ऑफ द रूट कितना आता है? निगेटिव 3a/4, मतलब a की वैल्यू तो 0 आ गई। चलो भाई बड़ी अच्छी बात है। अगली बात हम लोग करते हैं, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करो। तो इन दोनों रूट का प्रोडक्ट करोगे, निगेटिव आयोटा स्क्वायर, निगेटिव आयोटा स्क्वायर जो कि +1 हो जाएगा, √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा। तो 3 विल बी इक्वल टू 2b/4 के बराबर आता है। मतलब यहां से b की वैल्यू कितनी आती है? यहां से b की वैल्यू आपकी आ जाती है 12/2, मतलब 6 के बराबर आ जाती है। अच्छा सर, a और b हमने निकाल लिया, सवाल को पढ़ने के पहले c भी बता दो सर हमें। अब c कितना होगा? a 0 है, b 6 है। a की जगह 0 है, b की जगह 6 है, प्लस c इज इक्वल टू -10। तो c की वैल्यू आ रही है -16 के बराबर। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। अब उसके बाद में कुछ कुछ बोला, आयोटा अंडर रूट ऑफ -1 के बराबर, वो सब कहानी पता है। बोला जा रहा है कि α1 α2 α3 α4 ये जो सारे नंबर हैं इस वाले बाई क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। तो सारे रूट के मॉडुलस के स्क्वायर का सम बताना था। जो अभी मैंने जो जेई मेन वाला सवाल कराया था उसमें सेकंड बी पार्ट लिखा था, उसी का सिमिलर हो गया। आपको सेकंड का बी वाला पार्ट याद है? ये मैंने लिखा था कि अगर ये भी पूछा जा सकता था कि सिंपली रूट्स को निकाल के हर एक रूट के मॉडुलस के स्क्वायर का सम बता दो, जबकि यहाँ पे कुछ अलग पूछा गया था। तो अब थोड़ा सा आप रिलेट मारते हुए चलो, तभी मजा आएगा। अब जेई एडवांस का क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं। अब ढंग से पहले मैं पॉलिनोमियल एफएक्स को लिख लेता हूँ बेटा, ढंग से पहले मैं पॉलिनोमियल एफएक्स को लिख लेता हूँ। तो एफएक्स वाला पॉलिनोमियल किसके बराबर है? x टू द पावर 4 की जगह, तो चलो x टू द पावर 4 हो गया बच्चों, ठीक है। a की जगह 0 है, बड़ी अच्छी बात है। b की जगह आपने क्या निकाला है? b की जगह आपने 6 निकाला है। तो x टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर, c की जगह आपने -16 निकाला है, माइनस ऑफ कितना हो गया? 16 हो गया। टेक्निकली अगर ये देखा जाए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बराबर हो गया है भाई। तो बच्चों ये बाई क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस बाई क्वाड्रेटिक, अब ये बाई क्वाड्रेटिक नहीं, एक्चुअल में क्वाड्रेटिक है, ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक लिखी है। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज अगर हम इसको करते हैं तो क्या बनेगा भाई? डायरेक्ट ही कर सकते हैं, -16 आना चाहिए और +6 आना चाहिए। तो कहने का मतलब एक फैक्टर आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर +8 बन जाएगा, और एक फैक्टर आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर -2 बन जाएगा। अब देखो ना, इनको मल्टीप्लाई करोगे,
8x² माइनस 2x² प्लस 6x² आ जाएगा और 8 इंटू माइनस 2 आपका 16 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा x की वैल्यू साफ साफ पता लग रही। भाई यहाँ से अगर रूट्स की बात करोगे तो एक रूट अंडर रूट ऑफ रूट 2 है, दूसरा रूट माइनस रूट 2 है। यहाँ से x² माइनस 8 के बराबर है, तो एक रूट आपका आयोटा अंडर रूट ऑफ 8 के बराबर होगा, एक रूट माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 8 के बराबर होगा। अब करना क्या था, तुम लोग नोटिस करना, ये नहीं बोला जा रहा है कि रूट के स्क्वायर का सम बताना है। इसमें बच्चा बहुत गलती करता है, रूट के स्क्वायर का सम अलग हो जाता है। इस नंबर का स्क्वायर करते माइनस 8 आता है, इसका भी स्क्वायर करते माइनस 8 आता है, इसका स्क्वायर करने पे 2 आता है, इसका स्क्वायर करने पे 2 आता। तो अगर मॉड नहीं लगा होता, केवल रूट के स्क्वायर का सम पूछा जाता, तो -8 -8 -16 प्लस 4 -12 आंसर आता। बट यहाँ पे मॉडुलस बताना है। आयोटा रूट 8 का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा, 8 के बराबर। तो आपका 8 माइनस आयोटा रूट था भी 8 के बराबर होगा, तो 8 प्लस 8। इसके मॉडुलस का स्क्वायर 2 के बराबर, इसके मॉडुलस का स्क्वायर 2 के बराबर प्लस 2 प्लस 2। तो कहने का मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर 20 के बराबर आ गया और 20 इसका आंसर की भी। तो यही बात मैं आपको बेटा बताने की कोशिश में लेक्चर 1 से आज लेक्चर 2 होने वाला है, इसमें मैंने यही बात बताने की कोशिश तुम्हें की है। और बच्चे को हमने देखा है वो दुनिया भर की चीजें, प्रॉपर्टी ये वो सारा कुछ पढ़ेगा, बट जो सबसे बेसिक फंडामेंटल है, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों बनाया गया था कि जिससे कि हर एक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व कर पाए, इस बेसिक फंडामेंटल को बच्चा अनटच करता है। अब देखिए लेक्चर 1 लेक्चर 2 को पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर की प्लानिंग भी हम लोगों ने बहुत ही अलग तरीके से की है। आमतौर पे कोई टीचर मॉड्यूलर शुरू करेगा, आर्गुमेंट शुरू करेगा, कॉन्जुगेट शुरू करेगा, पूरी प्रॉपर्टी एक शॉट में बताएगा। बट उसी वजह से बच्चे का फोकस भी लॉस्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया, कॉन्जुगेट को इंट्रोड्यूस किया, मॉड्यूलर्स को इंट्रोड्यूस किया। अब बोला भाई इसके सवाल करते, ठीक है। और ये एरिया बेटा जेई का बहुत ही ऐसा एरिया जहां से क्वेश्चंस बहुत आता है, बट हर बार बच्चा सरप्राइज होता है। सरप्राइज क्यों होता है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन अलग है। सर वो भयंकर वाला रोटेशन का क्वेश्चन कहाँ पे है, सर वो जो गंदी गंदी प्रॉपर्टीज आती है उसका क्वेश्चन कहाँ पे है, और बच्चा एक्सपेक्ट करता है उसी का क्वेश्चन आएगा, जबकि ऐसा नहीं केवल उसी का क्वेश्चन आता है। हालांकि जब हम वो चीज करेंगे तो आप देखोगे उसमें भी हम लोग मास्टरी को हासिल कर लेंगे, ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट बेटा कोई रश वाली बात नहीं है, जो एग्जाम के हिसाब से है उसको हम लोग कर रहे हैं। अब फिर से देखो, जेई मेन 2026 से जैन अटेम्प्ट का सवाल है। 4z² प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0 दिया है, इसका जो भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर बताना है। मैं लगातार आपको जेई मेन एडवांस के लेटेस्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आपको तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो हमने पहला टॉपिक किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाया क्यों था, वो उस बात पे हमेशा से अटैक करता चला आ रहा है। ठीक है। अब जैसे बच्चा अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब ये जेड स्क्वायर लिखा है सही है, जेड बार लिखा है, जेड बार बिल्कुल नहीं चलेगा, जेड बार बिल्कुल नहीं चलेगा। तो देखो, भले हमने आपको कुछ ना बताया, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है, जेड बार हमें नहीं चलेगा। आपको बात क्या पता कि z इंटू जेड बार जो होता है वो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर होता है, हाँ या ना। हम बेटा जेड बार को गायब करना चाहेंगे, तो ये बच्चा आपका लिखा है 4z², समझे ना, प्लस में लिखा है जेड बार की जगह आपने लिख दिया मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर अपॉन जेड, दैट इज इक्वल टू 0 लिख दिया। जेड से आपने थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, जेड से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा 4z³ प्लस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखो, ये एक्चुअल में जेड में क्यूबिक इक्वेशन है, ये एक्चुअल में जेड में क्यूबिक इक्वेशन है, जेड क्यूब लिखा है। अच्छा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या है, वो तो भाई कोई रियल नंबर होगा। अब यहाँ पे तुम चाहे 2 लिखो, चाहे 4 लिखो, चाहे 50 लिखो, मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर की वैल्यू चाहे 10 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स आते हैं रियल इमेजिनरी मिला के, चाहे वो रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, 3 रूट्स आना है। सवाल में क्या पूछा जा रहा है, तीनों रूट के मॉडुलस के स्क्वायर का सम हमें बताना है। तो बेटा देख, थोड़ा सा इसमें एक छोटा सा हम शॉर्टकट लगा सकते हैं क्योंकि इक्वेशन बहुत ही आसान है। मैंने बोला सर रूट निकालने की हमें जरूरत क्या है, डायरेक्ट अगर मैं मॉडुलस निकाल लूं तो अपना काम ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा, तो डायरेक्ट मॉडुलस निकालेंगे। बट मॉडुलस निकालने के पहले एक बात हमें पता है, इस इक्वेशन के 3 रूट्स टोटल आने हैं, वो चाहे जो भी आ जाए वो बात अपन को नहीं पता,
बट 3 रूट्स आना है। अब मैं एक बार मैं मॉडुलस पे फोकस करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, 4z क्यूब की वैल्यू जो है नेगेटिव मॉड ऑफ z स्क्वायर के बराबर है। अब अगर ये इसके बराबर है तो इसका मॉडुलस इसके मॉडुलस के बराबर होगा। अब इसका मॉडुलस ले लो तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स मॉड ऑफ z का होल क्यूब, और माइनस ऑफ मॉड z का स्क्वायर कितना होगा, ये मॉड ऑफ z का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस गायब हो जाएगा भाई, ये तो कोई रियल नंबर है ना। रियल नंबर का मॉडुलस क्या होगा, रियल नंबर का मॉडुलस क्या होगा, माइनस गायब होके वही रियल नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। मॉड z को हमने कैंसिल कर दिया, तो यहां से हमें पता लग रहा है मॉड ऑफ z की वैल्यू 1/4 के बराबर है। अब बच्चा अगर यहां से जो 3 रियल रूट्स आने थे, हर रूट का मॉडुलस 1/4 के बराबर होगा। हर हर रूट हमें नहीं पता, हमें पता है कि हर रूट का मॉडुलस 1/4 के बराबर होगा। तो अब भाई, अब यानी मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा, 1/16। पहले रूट के मॉडुलस का स्क्वायर 1/16 होगा, दूसरे रूट के मॉडुलस का स्क्वायर 1/16, तीसरे रूट के मॉडुलस का स्क्वायर 1/16, तीनों का सम कितना आ गया, 3/16। हम टिक करके आगे बढ़ते हैं। यहां पे मॉड ऑफ z डायरेक्टली निकालना क्यों संभव हो पाया, क्योंकि इस वाले क्यूबिक में z स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं था, z की पावर 1 वाला कोई टर्म नहीं था। मॉड ऑफ z स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मॉड ऑफ z स्क्वायर एक रियल नंबर था। हालांकि अगर हम चाहते तो तीनों के तीनों रूट्स को भी निकाल सकते थे। आमतौर पे किताबों में ये सॉल्यूशन दिया होता है, जहां पे, अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन वाली स्लाइड शायद मेरे से गायब हो गई है, बट चलो ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप आमतौर पे किताबों में देखोगे तो तीनों रूट्स को निकालने की कोशिश करेगा, और जो कि बड़ी आसानी से निकाल लेगा। बोलेगा मॉड ऑफ z की जगह मान लो कोई नंबर c हो गया, तो तीनों रूट निकाल लेगा, फिर तीनों रूट के मॉडुलस का स्क्वायर निकाल लेगा। बात सबको क्लियर होती है कि नहीं होती है? तो इसका आंसर कितना आ जाता है, 3/16 के बराबर। फिर से देखो, हमें मॉडुलस के साथ हमें खेलना हुआ। हालांकि यहाँ पे इस चीज में हमने एक छोटी सी प्रॉपर्टी का उपयोग किया है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। मॉडुलस की प्रॉपर्टी आते आते उसमें हम लोग थोड़ा और भी हालांकि चर्चा करने वाले हैं, कि बेटा अगर z क्यूब को हम लिखते हैं z, तो मॉड ऑफ z क्यूब का मतलब हो जाता है, इसका मॉड लेना है तो ये मॉड ऑफ z का होल क्यूब हो जाता है। इस प्रॉपर्टी का उपयोग हमने किया है। क्या बच्चों आपको ध्यान आ रहा है, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर z की वैल्यू, एक जो जेईई मेन 2026 का सवाल था, z की वैल्यू z1 की z जो है वो z1 से zn तक का प्रोडक्ट है, तो मॉड ऑफ z कितना होता है, वो होता है मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ zn। आगे भाई ये प्रॉपर्टी और इसके अलावा और भी कई सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, तो उसको हम लोग एक बार एक साथ भी हम लोग करने वाले। एक बेटा हम बहुत ही टफ सा क्वेश्चन देखते हैं, जो एटलीस्ट बच्चों को बड़ा टफ लगता है। ये जेईई एडवांस 2022 का सवाल है। यहाँ पे लिखा है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विद अ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर z की वैल्यू x प्लस आयोटा y है, तो y की वैल्यू किसी भी कीमत पे 0 के बराबर नहीं है। और ये वाला जो चीज है, दिस इज अ रियल नंबर। मान लो वो रियल नंबर, लेट से कोई भी रियल नंबर था, मान लो रियल नंबर लेट से कैपिटल R के बराबर था, तो पूछा जा रहा है उस केस में हमें मॉड ऑफ z का स्क्वायर बताना। एक तो बेटा इसका किताबी सॉल्यूशन होता है, जो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी वजह से इस ये सवाल बच्चों को मतलब एक्सट्रीम लेवल पे टफ लगता है, बच्चे से हो भी नहीं पाता है। एक सॉल्यूशन है, थोड़ा सा हम कॉमन सेंस लगा लें। बट कॉमन सेंस लगाने के पहले एक हम छोटा सा चैलेंज हम रियलाइज करते हैं। अगेन दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। आप उस साल जेईई एडवांस 2022 का पेपर का डेटा उठा के देखोगे, हार्डली किसी बच्चे से ही सही हुआ है। मतलब देखो, हर क्वेश्चन को भाई, ऑब्वियस सी बात है, अगर सब लोग तुक्का मार के चले आ रहे हैं, इंटीजर टाइप में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, सब लोग तुक्का मार के आ रहे हैं, तो भी 5-10% लोगों का तुक्का लग जाएगा ना। तो बहुत ही लिमिटेड या ना के बराबर किसी बच्चे से सही हुआ है। बिल्कुल समझ लो ये टॉप 100 वाला क्वेश्चन है। अब इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। बेटा अगर यहाँ पे मैं z की जगह x प्लस आयोटा y डालता हूँ, z की जगह x प्लस आयोटा y डालने पे भाई ये ऑब्वियस सी बात है, काफी गंदा सा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। इस गंदे से कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बोला गया दिस इज अ रियल नंबर। इसका इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा का कोएफिशिएंट मैं 0 के बराबर कर दूंगा, और वहां से मॉडुलस आ जाना चाहिए, जो कि बेटा निश्चित तौर पे आता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं आएगा, बट इतना भयानक कैलकुलेशन बनता है कि बच्चा सोचेगा कि यार ये हमें क्यों करने की जरूरत है। अगर सही मामले में देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो वैरायटी हो गया, वो बेटा आज के क्लास के इस सेकंड क्वेश्चन के बराबर है। भाई z वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन था,
और बोला जा रहा है रियल पार्ट इसका 0 के बराबर है। तो रियल पार्ट हमने 0 कर दिया, वहां से थीटा आ गया था। अब इस वाले में क्या बोला जा रहा है? इस वाले में बोला जा रहा है कि ये जो गंदा सा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो बच्चा डिवीजन के फॉर्म में लिखा था, ये प्योरली रियल है, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर है। तो बेटा एक ये प्रोसेस आप लगा सकते हो, निश्चित तौर पे आपका आंसर आएगा। इनफैक्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये प्रोसेस आप जरूर लगाना। z की जगह x प्लस आयोटा वाई डाल के आराम से आयोटा का कॉफिशिएंट 0 करोगे, वहां से आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ये प्रोसेस लगाने से आपको फायदा क्या होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेवल के कैलकुलेशन में आपका कंफर्ट लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। बट अब जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूं उसको ध्यानपूर्वक देखना, बहुत कॉमन सेंस लगा के करो। सर ये फालतू के नंबर हमें कुछ ज्यादा दिख रहे हैं और वो हमें परेशान भी कर रहे हैं। अभी मैं 3z डालूंगा, x प्लस आयोटा वाई जेड स्क्वायर डालूंगा, सर कितनी मेहनत मैं करूंगा। अब मेहनत को सर हम थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो एक बात बताओ, ये मान लो किसी रियल नंबर के बराबर था। अच्छा एक काम करते हैं, मान लो वो रियल नंबर लेट से m अपॉन n के बराबर था। दोनों साइड में कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देते हैं, उससे फायदा क्या होगा? ये गंदा एक्सप्रेशन थोड़े से अच्छे एक्सप्रेशन में चेंज होने का चांस रहेगा ना। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या बोलता है? ये जो m अपॉन n के बराबर है, जहां पे m भी रियल नंबर है और बच्चा समझना n भी रियल नंबर है, m भी रियल नंबर है और n भी क्या है? n भी आपका रियल नंबर है। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो बोलता है कि m अपॉन n की जगह आप m प्लस n अपॉन m माइनस n लिख सकते हो। अब इसका फायदा दिखेगा, तो इसका मतलब क्या है? न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिखो। तो जो बेटा न्यूमरेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आप ऐड करो। तो ऐड करने पे आपको 3z कैंसिल होके क्या मिलेगा? 4 प्लस 8z का स्क्वायर मिलेगा। अपॉन में देखते हैं नीचे क्या बनेगा बेटा। नीचे क्या बोला जा रहा है? डिनोमिनेटर की जगह, अब देखो डिनोमिनेटर n था यहाँ पे, उसकी जगह न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लिखा गया। तो डिनोमिनेटर की जगह जब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लिखोगे, तुम्हें दिख रहा है बेटा कि न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटाने पे 2 कैंसिल होगा, 4z स्क्वायर कैंसिल होगा, ये 6z आपका आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। अब एक बार थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। इसको मैं मान लो 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो आपका ये बनेगा 2 प्लस 4z स्क्वायर अपॉन 2 को थोड़ा ढंग से लिख देते हैं ना, हाँ 2 प्लस 4z स्क्वायर अपॉन 3z, ये आ गया। अब एक बात बताना बेटा, अगर m अपॉन n रियल नंबर है तो ये वाला चीज भी निश्चित तौर पे कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा। सर इसके अलावा बिल्कुल सही बात है, कोई रियल नंबर ही होगा। इसका मतलब ये वाली जो चीज है ये भी बेटा निश्चित तौर पे कोई रियल नंबर ही होगा। तो अब हमने कंक्लूजन क्या मारा? हमने कंक्लूजन ये मारा, और मान लो 2 को ऊपर से और भी कॉमन ले लो, 2 को और भी कॉमन ले लेते हैं तो ये 2 अपॉन 3 आ गया और ये आपका बन गया 1 प्लस 2z स्क्वायर अपॉन z, ये आपका आ गया। तो अगर m अपॉन n रियल नंबर है तो ये भी रियल नंबर होगा और ये भी रियल नंबर होगा। अब एक बात बता बेटा, इसमें तुम z की जगह x प्लस आयोटा वाई पुट करके खुद से सॉल्व करना, तुम कॉम्प्लिकेशन देखना, तुम्हारी हालत खराब होगी एक लेवल पे। हालांकि किताब में वही दिया जाएगा, एक अलग चीज है वो। अब इसमें तुम्हें z की जगह x प्लस आयोटा वाई रख के अगर इसका तुम्हें इमेजिनरी पार्ट 0 करना है तो कहीं ना कहीं ये मजाक है भाई। हमें क्या पता लगा? हमें पता लगा दिस इज अ रियल नंबर, दिस इज अ रियल नंबर। इसका मतलब इसका जो इमेजिनरी वाला जो पार्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। और लॉजिक वही है कि भाई अगर ये रियल नंबर है, इसमें मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाने से आयोटा थोड़ी ना आ जाएगा। कोई 2/7 रियल नंबर था, अब इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो दोनों साइड में लगाओगे तो आयोटा कहां से पैदा हो जाएगा? कोई चांस ही नहीं होता। ठीक है ना? अब तो भाई सर बहुत आसान हो गया। अब ये तुम्हें करीब करीब जेईई मेंस का सवाल लगने लगा। ये एडवांस का भयानक सवाल की कैटेगरी में आता है। अब वही बात है, प्रोसेस वही है बेटा, z की जगह पुट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स z का स्क्वायर, तो तुम्हें डायरेक्टली पता होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा इंटू एक्स वाई होता है बच्चा। अपॉन में क्या लिखोगे? अपॉन में z लिखोगे, z का मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई है। अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका बेटा इमेजिनरी पार्ट हमें 0 के बराबर करना है। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन आ गया,
दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे करते थे, नीचे भी आप x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करते थे, ये तो आप, और ऊपर भी आप क्या करते थे, x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करते थे। इमेजिनरी पार्ट पे बेटा आप डायरेक्ट हम लोग फोकस करते हैं, एंड दैट विल गिव मी द आंसर टू दिस वेरी गुड प्रॉब्लम ऑफ जेईई एडवांस। ठीक है ना। अभी अब देखो भाई, पहली बात तो नीचे मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, खैर उसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर है तो उसका बेटा कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं बनता है, फिर भी चलो मान लो लिख लेते हैं। अब ऊपर देखते हैं आयोटे के कोफिशिएंट से मतलब है। आयोटा कब आता है, जब ये वाला पूरा का पूरा जो रियल टर्म है वो यहाँ पे माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई हो जाए। देखो ना, रियल टर्म यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊपर में रियल टर्म क्या आ रहा है, ऊपर में रियल टर्म के नाम पे 2 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, वो माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई हो जाए। तो आयोटा का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 2 टाइम्स, मान लो ऐसे लिख दे, 2 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 1, और प्लस 1 के साथ में क्या मल्टीप्लाई हुआ, माइनस आयोटा वाई, तो माइनस ऑफ वाई लिख देते हैं। ये भाई एक आयोटा का कोफिशिएंट आ गया। अगला बच्चा आयोटा का कोफिशिएंट कैसे आता है, अब उसके बाद में क्या होगा, जब इनका इनका बच्चों प्रोडक्ट होगा तो ये बनेगा 2 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई, और एक 2 यहाँ पे लिखा है, इसको मिस मत कीजिएगा। तो इवेंचुअली कितना हो जाएगा, ये इवेंचुअली जो आयोटा का कोफिशिएंट आएगा वो आपका बन जाएगा 4 एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और इसको आपने 0 के बराबर किया। अब देखो ये तो एनीवे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 0 हो जाएगा, y बच्चा थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, और इसी वजह से दिया था कि y शैल नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि उनको पता था y को थ्रू आउट आपको कैंसिल करना पड़ेगा। अब बच क्या रहा है, -1 यहाँ पे बचेगा, -1 से इसको मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव 2x स्क्वायर आ गया, -1 माइनस 2y स्क्वायर पॉजिटिव 2y स्क्वायर होगा, -1 होगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में 4x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो ये आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, जो कि आपका 2x स्क्वायर बनेगा प्लस 2y स्क्वायर, -1 को उधर ले जाते हैं 1, तो यहाँ से कितना आ रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू हाफ आ रही है। और पूछा क्या गया था, मॉड ऑफ z का स्क्वायर ही पूछा गया था, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पूछा गया था, तो इसका आंसर हाफ के बराबर आता है। हाफ इसका एग्जैक्ट आंसर है, आंसर की में 0.49 या 0.51 दिया था, हालांकि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, 0.5 के ही बराबर आता है, इनफैक्ट आपका 0.5 भी इसका आंसर दिया था। तो जेईई एडवांस में वो थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर दया कर देते हैं कि तुमने मान लो 0.50 निकाला, अब उसको तुम 0.51 लिख रहे हो और 0.49 लिख रहे हो, तो उसमें वो ऐसा सच कोई लफड़ा नहीं लेते। हालांकि जो किताबों में इसका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पब्लिश होता है उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लगाते हैं कि अगर ये रियल है, तो ये सारा कंसेप्ट मैं आपको आगे बताने वाला हूं, बट आप थोड़ा सा सॉल्यूशन की लेंथ को देखना, और पूरा लेंथ करने के बाद अल्टीमेटली आंसर वही आता है जो हमने शॉर्ट तरीके से निकाला है। तो दैट वाज अ वेरी गुड प्रॉब्लम ऑफ जेईई एडवांस। बट वहां पे एक बात जो आपको बच्चा सीखने को मिली कि कई बार ऐसे अगर हम चीजों को मैनिपुलेट कर दें, तो भाई ये पूरा का पूरा जो गंदा कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको डील करने के बजाय मैं एक इजी कॉम्प्लेक्स नंबर को डील करना चाहता था, जहां पे मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान था। अब अगर मैं आपको ये सवाल अगर मैं केवल दे दूं, तो आप बोलोगे सर ये तो जेईई मेन का सवाल हो गया, करीब करीब इसको तो हम आसानी से लगा ले जाएंगे। बट अब देखो, जेईई मेन के टफ सवाल को जेईई मेन के इजी सवाल तक बनाने के लिए क्या दिमाग लगाना होता है, ये दिमाग आपको थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है ना। तो बेटा कई सारा सवाल इसमें हम लोग कर चुके हैं, एक आधा सवाल मैं आपको भी थोड़ा सा मैं होमवर्क स्लाइड के लिए भी छोड़ता हूं। अब जैसे यहाँ पे क्या दिया है, द एरिया ऑफ द पॉलीगन हुज वर्टिसेस आर द नॉन रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। अब यहाँ पे मॉडुलस वगैरह तुमसे नहीं पूछा गया है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, वो जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली एक पॉलीगन को बनाता है, तो पॉलीगन का एरिया बता दो। अब बेटा लॉजिक एक सवाल में तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, ये एक्चुअल में जेड में क्यूबिक इक्वेशन है, ये एक्चुअल में क्या है, जेड में क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। आज समझ में आती, क्यूबिक इक्वेशन को निकालना कैसे, फिर से वही यूज कर लो कि जेड जेड बार की वैल्यू बेसिकली मॉड ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर होती है, हाँ या ना। तो यहाँ पे जेड बार की जगह कितना डाल लो, आप डाल लो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर अपॉन जेड दैट इज इक्वल टू आयोटा टाइम जेड क्यूब के बराबर आ रहा है, यस और नो।
तो कहने का मतलब सॉरी आयोटा टाइम जेड स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे बच्चे z को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो z क्यूब की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 अपॉन आयोटा टाइम्स मॉड ऑफ z का स्क्वायर आ रहा है। थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमने बोला मैंने आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो z क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है? आयोटा से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बनेगा माइनस आयोटा, नीचे बनेगा -1, वो माइनस आयोटा टाइम्स मॉड ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर आता है। अगर इस सवाल में तुमसे केवल मॉड ऑफ जेड पूछा जाता तो आंसर बड़ा सिंपल होता। एक बात आप समझिए बेटा, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसके टोटल 3 रूट्स पॉसिबल होने वाले हैं और हर रूट का मॉडुलस 1 के बराबर होगा। इधर मॉड लोगे ये मॉड ऑफ जेड का क्यूब या मॉड ऑफ जेड का होल क्यूब बनेगा। मॉड ऑफ माइनस आयोटा 1 होगा, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जेड होगा। तो मतलब मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ रही है? मॉड ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ से आपको 1 के बराबर आ रही है। बट सवाल में ये कतई नहीं बोला जा रहा है मॉड ऑफ जेड निकालने से काम नहीं बनेगा, आपको एग्जैक्ट जेड की वैल्यू निकालनी है। तो एग्जैक्ट अगर बच्चा जेड की वैल्यू निकालनी है, अपने पास अब कोई चॉइस ही नहीं बची है। जेड की जगह तुम्हें एक्स प्लस आयोटा वाई दोनों साइड में रखना ही पड़ेगा। और जब आप z की जगह x प्लस आयोटा वाई रखते हो तो वहां से आपको x और y की 3 टोटल वैल्यूज आने वाली है। इनफैक्ट अगर यहां बजाय अगर यहां पे भी अगर मैं z की जगह x प्लस आयोटा वाई रख देता तो बच्चा सेम कहानी बनती। जब अल्टीमेटली अपन को x और y सॉल्व भी करना है तो फर्क क्या पड़ता है। तो इस वाले सवाल को सब लोग निश्चित तौर पे होमवर्क के तौर पे जरूर करेंगे, बहुत मजा आएगा। भाई इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि तुम्हें इस क्यूबिक को सॉल्व करना आ जाएगा बस। ठीक है ना? मॉडुलस तो पूछा नहीं गया था, मॉडुलस तो जेईई मेन 2026 वाले सवाल में पूछा गया था। इसमें बोला नहीं नहीं, तुम मॉडुलस मुझे मत बताओ, तुम पूरा का पूरा क्यूबिक को सॉल्व कर दो। तो भैया पूरा का पूरा क्यूबिक को सॉल्व करने पे तीनों रूट्स बेटा आ जाते हैं। एक रूट आपका 0,1 आता है, एक आता है, एक आता है, तीनों एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया आपको बताना है। तो अगेन ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। एक सवाल में आपको और मैं छोड़ रहा हूं, ये करीब करीब आपको बोर्ड लेवल का सवाल फील होगा हर एक हालत में बेटा। जेईई मेन 2026 का आया हुआ सवाल है। बोर्ड में टिपिकली अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे ऐसा क्वेश्चन होता है कि मतलब गंदा सा कुछ इधर लिखा हुआ है, भाई इसको सॉल्व करना है। पहले एलसीएम लोगे, फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन आएगा, रियल वाले को रियल के बराबर करोगे, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के बराबर करोगे, एक्स और वाई की वैल्यू को निकालोगे, आंसर आ जाएगा। इसको हमें बेटा करने की क्यों जरूरत है? निश्चित तौर पे इस प्रॉब्लम की कैलकुलेशन ठीक ठाक है, बट पॉइंट ये है कि जब इस लेवल का कैलकुलेशन जब हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो एक टफ लेवल के कैलकुलेशन में भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्लस अपने में थोड़ा सा डेप्थ बढ़ता है। डेप्थ समझते हो ना, कि अब सर ऐसा नहीं कि हम में केवल 3 लाइन का कैलकुलेशन करने की आदत है, हम 6 7 8 लाइन वाला कैलकुलेशन भी बिना गलती किए कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे सवाल में कोई दम नहीं। अगर मैं आपको दे दूं तुम्हारे पास 7 मिनट का टाइम है ना तो 99% बच्चा इसको सही करेगा। बट एग्जाम में तुम मैथ्स के भी किसी क्वेश्चन को मैक्सिमम 4 मिनट दे सकते हो यार, वो भी हर क्वेश्चन को नहीं, कुछ एक क्वेश्चन को 4 मिनट दोगे। तो सवाल ये उठता है कि 99% बच्चा इस क्वेश्चन को 7 मिनट में कर सकता है, बट इस क्वेश्चन को एग्जाम में 3 से 4 मिनट में वही बच्चा कर पाएगा जो ऐसे सवाल की प्रैक्टिस, ऐसे 4-6 सवालों की प्रैक्टिस जो घर से करके जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि सब बिल्कुल हाई फाई आया था, हो क्या हो गया, क्या हो गया। ये भी अप्रैल अटेम्प्ट का सवाल है। अब आप देखिए ना, जेईई मेन 2026 जे एडवांस के इतने सवाल मैंने करा दिए। इससे बेटा आपको ये बात तो बिल्कुल कंफर्म पता लग गई होगी कि भाई सवाल की वैरायटी हर टाइप का आता है। बहुत मुश्किल वाला भी करा है, बहुत मीडियम वाला भी करा है, बहुत नॉर्मल वाला भी करा है। बट सारे सवालों में अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो आप कम से कम जजमेंट ले सकते हो कि ये सवाल मतलब एग्जाम में ज्यादा टाइम लेने वाला है, ये सवाल कम टाइम लेने वाला है। और यकीन मान लीजिए बेटा, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में +4 कमा के आते हो तो ये +4 कमाने वाले पूरे भारत में बहुत कम लोग हैं। और कंपटीशन में ये नहीं मैटर करता, जिस सवाल को हर बच्चे ने सही किया आप भी सही करके आ रहे हो, उससे आपकी रैंक नहीं आने वाली, उससे आप कंपटीशन में केवल बने हो। रैंक किससे आने वाली? आपको ऐसा कुछ मतलब तीनों सब्जेक्ट में आप कुछ एक ऐसे सवाल लगा के आओ जो कि मोस्टली बच्चा जिसको टच भी नहीं कर पाए। अगर मैथ्स में हम 4-5 ऐसे सवाल लगा के चले आते हैं जो अधिकतर बच्चे ने नहीं टच किया है, फिजिक्स में ही काम, केमिस्ट्री में ही काम, समझे ना? तो भाई 100 110 नंबर सबका आ रहा है,
बट वो जो 4-5 एक्स्ट्रा सवाल जो तीनों सब्जेक्ट्स के हैं, वो आपके 110, 120 को 180 तक पहुंचाते हैं। और आपको पता है 110, 120 पे कुछ नहीं मिलता, 180 पे बहुत कुछ मिलता है। अच्छा, मैथ सेशन देख रहे हो बेटा? हमारे जमाने में ये सब नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था। खैर, मजा आ रहा है सेशन में। देखो बेटा, हमारे जमाने में तो ये सब नहीं था। होता तो शायद मैं भी आईआईटी में होता। तो देखो मेरी जवानी में जो नहीं था वो मेरे बुढ़ापे में आ गया और तुम्हारे लिए फायदा देगा। तो इसीलिए सबको मैं कहता हूँ कि एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाओ, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, समझे? और इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारा सवाल है, वो सारा सवाल तुम लगाओगे ना, क्योंकि हमारे टाइम पे तो क्या था कि सवाल लगाते जाओ, भगवान की कृपा रही तो हो जाएगा आईआईटी, नहीं रही कृपा तो रह जाओगे। तो इसलिए अब भगवान की कृपा वाली बात नहीं है। एकलव्य टेस्ट सीरीज के ज्यादा से ज्यादा सवाल हमने देखे हैं कि जेडब्ल्यू में आते हैं। तुम लगाओ एकलव्य टेस्ट सीरीज के सवाल, बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलते हैं, ध्यान रखना अपना सब बढ़िया से। ठीक है, चलो, राम राम। तो ये बात मैं बोल रहा हूं कि ऐसा तुम मत सोचना कि केवल इजी इजी सवाल लगा के अपना काम हो जाएगा। चलो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब हम लोग कॉन्जुगेट, मॉडुलस और आर्गुमेंट को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हालांकि इसका हम लोगों ने यूज बहुत ज्यादा कर लिया है। इनफैक्ट ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको पीछे वाली चीजें थोड़ी सी और आसान लगेंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका डेप्थ और भी बढ़ जाएगा। कॉन्जुगेट का फंडा वही जो लास्ट क्लास में बताया था, आयोटा की जगह माइनस आयोटा वाई रखना होता है। ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इसका लिखोगे तो 2 - 3 आयोटा होगा। इसकी मेन उपयोगिता जो मैंने आपको बताई थी कि भाई डिवीजन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है ना? कॉन्जुगेट की बेटा प्रॉपर्टीज क्या होती है? अच्छा, मॉडुलस भी इंट्रोड्यूस कर ही दिया था। ठीक है ना? आर्गुमेंट पे थोड़ा सा हमें चर्चा करनी है। मॉडुलस पे तो देखो कुछ भी नहीं, पूरा ही बता दिया था कि मॉड ऑफ जेड क्या होता है, ओरिजिन से बेसिकली डिस्टेंस होता है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर्गुमेंट को हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं टच किया था। तो बेटा आर्गुमेंट को हम थोड़ा सा पहले ढंग से पढ़ते हैं, फिर तीनों की प्रॉपर्टीज को अपन करते हैं। आर्गुमेंट में क्या है? देखो बेटा, ऐसा कोई नया कोई चीज नहीं आ रहा है। जैसे आर्गुमेंट में क्या है कि जैसा आप ट्रिग्नोमेट्री में एंगल नापते थे, ठीक उसी हिसाब से एंगल नापना है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका पहले वाले क्वाड्रेंट में है, तो पहले वाले क्वाड्रेंट मान लो एक पी कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो पी को आपने ओरिजिन से मिलाया और यही वाला जो एंगल है वो आर्गुमेंट कहलाएगा। बात समझे? ऑब्वियस सी बात है, अगर पी पहले क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट हमेशा 0 से 90 के बीच में होगा। ये बात सबको समझ में आती है? ठीक है ना? तो यहाँ पे आर्गुमेंट हम क्या बोल सकते हैं? 0 से 90 के बीच में होगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पहले वाले क्वाड्रेंट में है तो। अगर सेकंड में होता तो क्या होता? पहले आप थोड़ा सा सीख लो, उसके बाद में आपको प्रोसेस बताता हूँ। सेकंड में क्या होता? सेकंड में मान लो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्यू था, अब इसको आपने ओरिजिन से मिलाया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल नापा, 90 से ज्यादा एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट ऑब्वियस सी बात है बेटा क्या होगा? 90 से लेकर के 180 के बीच में होगा। बात समझे? अब मान लीजिए बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट मान लीजिए यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आर था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ऐसे ओरिजिन से मिलाया, ये पूरा एंगल बेटा अगर आप ऐसे देखोगे तो निश्चित तौर पे 180 से ज्यादा आएगा। बट यहाँ पे लोगों ने डिफाइन किया कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर जाता है तो आइडियली आप 180 से 270 के बीच में आर्गुमेंट लिखोगे। भाई ये नेगेटिव एक्स एक्सिस 180 है, नेगेटिव वाई एक्सिस 270 है। बट लोगों ने बोला इस केस में आप उल्टा नापना शुरू कर दो। तो उल्टा अगर इसको ऐसे नापोगे तो ये वाला एंगल बेटा पहली बात तो निगेटिव एंगल आएगा। क्लॉकवाइज एंगल हम कभी भी नापते हैं तो निगेटिव एंगल आता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो -180 से -90 के बीच में होगा। भाई अगर यहाँ पे होता तो -90 होता, तो -90 से ऊपर जाओ, -180 से नीचे नीचे। तो इस वाले केस में आर्गुमेंट कितना आ जाता है? वो बेसिकली -180 डिग्री से -90 डिग्री के बीच में आ जाता है। और यही लोगों ने बोला कि चौथे क्वाड्रेंट में यही काम करो। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आपका एस था, अब एस आपको दिख रहा है चौथे वाले क्वाड्रेंट में,
एक तरीका है भैया पूरा ऐसे ऐसे नाप लो, तो 270 से ऊपर आप आर्गुमेंट बोलोगे, यस और नो। बट लोगों ने क्या बोला कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी चौथे में जाता है तो उल्टा नाप लो। अब मैग्नीट्यूड वाइज ये एंगल तो एक्यूट होगा भाई, मैग्नीट्यूड वाइज तो ये मतलब 0 से 90 के बीच में होगा ना, बट उल्टा नाप रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाप रहे हो, तो लिहाजा हम लोग क्या बोलेंगे, इसका जो आर्गुमेंट हो जाएगा वो 0 से -90 के बीच में हो जाएगा। तो अब देखो बेटा, यानी ये लॉजिक भी तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पहले क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट 0 से 90 के बीच में आएगा, सेकंड में है तो 90 से 180 आएगा। मतलब पहले और दूसरे दोनों क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट को हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं, बट यदि तीसरे या चौथे क्वाड्रेंट में जाता है तो आर्गुमेंट को हमेशा हम क्लॉकवाइज नापना शुरू कर देते हैं, मतलब हम नेगेटिव एंगल में आर्गुमेंट को लिखना शुरू कर देते हैं। तो अगर चौथे वाले क्वाड्रेंट में है तो 0 से -90, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में तो -90 से 180, कहानी खत्म हो गई। ये तो बेसिक फंडामेंटल हो गया जो ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल से बिल्कुल मैच करता है। अब इसी जो वैल्यू जो आर्गुमेंट को हम लोग नाप रहे हैं, कभी भी एग्जाम में आपसे चाहे आर्गुमेंट पूछा जाए, चाहे कई बार लैंग्वेज लिखता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, दोनों ही केसेस में बेटा यही फंडा आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा -π से +π के बीच का एंगल होगा। आप सोचिए ना, पहले क्वाड्रेंट में था 0 से 90, फिर 90 से 180 चला गया, तो वही पॉजिटिव में 180 डिग्री था। सेकंड में था तो -90 से 0 और -90 से -180, ठीक है ना। अब इस पे थोड़े बहुत हम सवाल को करते हैं और थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या है। सबसे पहले सबसे इजी वाला सवाल मैं लिखता हूं। सबसे इजी वाला सवाल कैसे हो सकता है बेटा? सबसे इजी वाला जो सवाल होता है वो बोलता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे है Z1, अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे है Z2, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे है Z3, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे है Z4, सबका आर्गुमेंट बता दो। भाई Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकता है? जैसे बोलो सर Z1 का हमें एग्जांपल दो, तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल हो सकता है भाई 2 आयोटा हो जाए, 3 आयोटा हो जाए, आयोटा हो जाए, आयोटा √3 हो जाए, एटसेट्रा। ये Z1 का एग्जांपल हो गया। मतलब है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पाया जाता है, मतलब आयोटा को किसी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सेम फैशन में अगर मैं बोला Z3 का एग्जांपल ले लो, तो Z3 माइनस आयोटा हो सकता है, माइनस आयोटा √2 हो सकता है, -100 आयोटा भी हो सकता है, एटसेट्रा। ये Z3 का एग्जांपल हो गया। नेगेटिव वाई एक्सिस पे पाया जाने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ या ना। अब Z2 का क्या एग्जांपल होगा? पॉजिटिव Z2 मतलब कोई रियल नंबर, 3, 5, पाई, √2, √3 एटसेट्रा। ये Z2 का एग्जांपल हो गया। Z4 कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? वो पहली बात तो प्योरली रियल नंबर है, बट वो नेगेटिव रियल नंबर है। तो नेगेटिव रियल नंबर मतलब -1 हो गया, -2 हो गया, -π हो गया, -e हो गया, -√2 एटसेट्रा हो गया। तो ये पहले क्लियर होना चाहिए तुम्हें, समझे ना। अब सबका आर्गुमेंट, अब इसका आर्गुमेंट, अब तुम लोग लॉजिक फिर से वही लगाओ भाई, इसको ओरिजिन से मिलाओ, इसके आर्गुमेंट की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो अगर पूछा जाता कि आर्गुमेंट ऑफ Z2 बता दो तो वो 0 के बराबर हो जाता, समझे। अगर पूछा जाता कि आर्गुमेंट ऑफ Z4 बता दो, अब देखो बेटा ये अपोजिट एंगल बना रहा है 180 डिग्री का, तो अगर पूछा जाता कि आर्गुमेंट ऑफ Z4 बता दो, वो पाई के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, समझे। अगर पूछा जाता कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 बता दो, अब Z1 को ओरिजिन से मिलाओ, Z1 को आपने बेटा ओरिजिन से मिलाया, ये कितना एंगल बना रहा है? ये टोटल आपका 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर पूछा जाता कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 बता दो तो वो पॉजिटिव 90 के बराबर होता। और यही मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाता कि Z3 का आर्गुमेंट बता दो, तो Z3 का आर्गुमेंट क्या हो जाता है? ओरिजिन से आपने बेटा Z3 को मिलाया, अब ये कितना एंगल, अब इसको उल्टा नापोगे ना, उल्टा नापोगे -90 हो जाएगा, मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z3 क्या हो जाएगा? -90 हो जाएगा। और बेटा यही वजह है कि भाई आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट को आप थोड़ा सा बच्चा नोटिस करना, -π नहीं इंक्लूडेड था, +π इंक्लूडेड था। अब ये वजह आपको समझ में आनी चाहिए, जब कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे गया, तो यहां से अगर हम नापना शुरू करते तो नेगेटिव पाई होता,
सीधे सीधे ऐसे नापते तो पॉजिटिव पाई होता, तो लोगों ने क्या बोला कि यार तुम पॉजिटिव में इसको रख लो, इसको पाई में रख लो। तो यानी यहां से बात क्या समझ में आती है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल पॉजिटिव नंबर है तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 हमेशा 0 होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली नेगेटिव रियल नंबर है, प्योरली मतलब रियल है और नेगेटिव रियल नंबर है, तो आर्गुमेंट हमेशा पाई के बराबर होगा। और आयोटा का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो आर्गुमेंट पाई बाई 2 होगा। आयोटा का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव रियल नंबर है तो आर्गुमेंट माइनस पाई बाई 2 होगा। तो ये चार चीजें तो सबसे पहले अपन को पता होनी चाहिए। अब चार चीजें पता होने के बाद में सर जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे? जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर का सर आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे? तो बेटा देख, लॉजिक में सब बता चुका हूं, बट इस लॉजिक का एक छोटा सा प्रोसेस मैं आपको बताता हूं, और प्रोसेस को जब लॉजिक से कनेक्ट मारोगे तुम्हें और मजा आएगा। तो लॉजिक बेटा बहुत सिंपल है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया है, आपको पता है ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे x और y कोई भी रियल नंबर हो सकता था, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता था। तो यहाँ पे सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले एक एंगल अल्फा निकालो जो कि tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x के बराबर होगा। ठीक है ना, पहले प्रोसेस समझ लेना। और अल्फा निकालने के बाद में आर्गुमेंट को हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो भी बात मैं आपको बताऊंगा, बट एक मैं छोटा सा एग्जांपल पहले मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने z लिखा 1 प्लस आयोटा रूट 2 माइनस 1। अब बिल्कुल रद्दी सवाल नहीं लिख रहा हूं, रद्दी सवाल तुम खुद से लगा पाओगे। ये हमने z1 लिख दिया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने z2 लिखा, हमने लिखा -1 प्लस आयोटा रूट 2 माइनस 1। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने z3 लिख दिया, हमने लिखा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस रूट 2। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने z4 लिख दिया, -1 प्लस आयोटा 1 माइनस रूट 2। सर ये क्या कर रहे हो? अगर आप ये समझ गए ना, तो मैं यकीन बता रहा हूं कि जो नॉर्मल सवाल आप करते हो ना, वो तो पहली बात आप हवा में करोगे, और दूसरी बात कंसेप्ट तुम्हारा इतना मजबूत हो जाएगा ना कि अगर उसके बाद मैं भी चाह लूं कि मैं तुम्हें आर्गुमेंट में फंसा दूं तो मैं भी नहीं फंसा पाऊंगा, और मैं अगर तुम्हें नहीं फंसा सकता तो तुम्हें कोई नहीं फंसा सकता। इस बात को तुम ध्यान रखना। पहले प्रोसेस को थोड़ा सा और सीखते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, सबसे पहले हमें अल्फा निकालना होगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। बाय द वे अल्फा आर्गुमेंट नहीं होगा। अब इन सारे केस में ये बता दो अल्फा क्या होगा, सारे के सारे केसेस में अल्फा क्या होगा, मॉड ऑफ y अपॉन x। भैया एक नंबर रूट 2 माइनस 1 या 1 माइनस रूट 2 लिखा है, y की जगह यही लिखा है ना बेटा। अब रूट 2 माइनस 1 हो चाहे 1 माइनस रूट 2 हो, दोनों का मॉड क्या होगा, रूट 2 माइनस 1 के बराबर होगा। मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है ना। तो रूट 2 माइनस 1 का मॉड तो रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस रूट 2 का मॉड भी रूट 2 माइनस 1 होगा। भाई मॉड का आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। 1 माइनस रूट 2 एक नेगेटिव नंबर था, तो नेगेटिव नंबर का मॉड कैसे लिखते हो, -1 से मल्टीप्लाई करके। यस और नो, तो रूट 2 माइनस 1 आ गया। और x की जगह आपको 1 या -1 कुछ भी दिया है, 1 या -1 कुछ भी ले लो, दोनों का मॉड 1 होगा। अब देखो ये एंगल बड़ा अच्छा है। ट्रिग्नोमेट्री में तो बताया था कि tan 22.5 बहुत ही क्यूट है। tan 22.5 रूट 2 माइनस 1 के बराबर है। tan 67.5 या tan ऑफ 3 पाई बाई 8 जो है वो रूट 2 प्लस 1 के बराबर है। तो ये एंगल कितना लिखा है, ये एंगल आपका पाई बाई 8 आ गया। अल्फा बाय द वे आर्गुमेंट नहीं है, इस बात को मैं लगातार मेंटेन करते हुए चलो। तो पहले हमने अल्फा निकाल लिया। सेकंड नंबर पे क्या करना है, सेकंड नंबर पे आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बेटा क्वाड्रेंट को आप आइडेंटिफाई करो। सर ये कैसे करना होता है? भैया इसको करना थोड़ी ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वाड्रेंट का मतलब अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तो पहले क्वाड्रेंट में हो गया, x निगेटिव है y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, x और y दोनों निगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, x पॉजिटिव है, ये वही जो कोऑर्डिनेट में बचपन में चलता था वही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट मतलब हम क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलो सर ये आधा काम यहाँ पे भी कर लेते हैं। आर्गुमेंट का कंसेप्ट सीखते सीखते चार भयंकर सवाल
और ये अपनी लाइफ के पहले 4 सवाल है वो जो इतने भयंकर हैं, और तो भी तुम आसानी से लगाओगे। क्वाड्रेंट Z1 बताओ किस क्वाड्रेंट में है? 1 भी पॉजिटिव है, √2 माइनस भी मतलब 1 भी पॉजिटिव है, आयोटा का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, x और y दोनों पॉजिटिव है, तो Z1 पहले क्वाड्रेंट में है। Z2 बेटा किस क्वाड्रेंट में है? x नेगेटिव है, आयोटा का कोएफिशिएंट अभी भी पॉजिटिव है। बाय द वे आयोटा का कोएफिशिएंट ही y होता था। x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी Z2 आपका सेकंड वाले क्वाड्रेंट में है, Z3 आपका किस वाले क्वाड्रेंट में है? x तो पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है। बेटा 1 माइनस √2 एक नेगेटिव नंबर होगा, 1 माइनस 1.41 करोगे नेगेटिव आ रहा है, तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब Z3 आपका चौथे वाले क्वाड्रेंट में है। अच्छा Z4 आपका किस में होगा? x भी नेगेटिव है, -1 लिखा है, 1 माइनस √2 भी एक नेगेटिव नंबर होता है, ये भी नेगेटिव है, तो Z4 जो आपका है वो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अल्फा जो कि हमने लिखा था tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x, उसको निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, और अल्फा निकालने के बाद में क्वाड्रेंट भी आइडेंटिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब बेटा फाइनल आंसर सुनना, व्हाट इज द आर्गुमेंट? आर्गुमेंट अल्फा नहीं होता है जनरली। अब सुनिएगा, आर्गुमेंट को याद कैसे करना है। आंसर अल्फा होगा, मतलब जो अल्फा निकाला वही आंसर होगा, और आंसर एक केस में माइनस अल्फा होगा। ये किस वाले केस में होगा? जब z पहले क्वाड्रेंट में होगा। ये किस वाले केस में होगा? जब z आपका चौथे वाले क्वाड्रेंट में होगा। तो भैया पहले का आंसर अल्फा था, चौथे का आंसर माइनस अल्फा था। सर दूसरे तीसरे में क्या होता है ये बता दो। दूसरे वाले का आंसर होता है पाई माइनस अल्फा। जब z सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो आंसर होगा पाई माइनस अल्फा, और इसी को -1 से मल्टीप्लाई कर दो जब z आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सेकंड वाले क्वाड्रेंट का आंसर होता पाई माइनस अल्फा, इस वाले का नेगेटिव साइन के साथ पाई माइनस अल्फा होता। और बेटा अल्फा आपने 22.5 या पाई अपॉन 8 जो भी निकाला तो उसको डाल दो, तो इसका फाइनल आंसर आ गया पाई/8। इसका फाइनल आंसर बनेगा नेगेटिव ऑफ पाई/8, Z3 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। पाई माइनस पाई/8 करोगे 7 पाई/8 आएगा। और तुम देखो 7 पाई/8 आपका एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ये दोनों एक्यूट एंगल आ रहा है। पाई माइनस पाई/8 180 में से आप 22.5 हटाओगे, आपका 90 से 180 के बीच का एंगल आएगा ना, ऑब्ट्यूज एंगल आएगा ना, तो वही देखो सेकंड का आंसर आ रहा है पाई माइनस पाई/8 7 पाई/8, और इसका आपका आ रहा है नेगेटिव ऑफ 7 पाई/8। कहानी खत्म। और यही चीज बेटा मैंने आपको बताई थी, पहले में है तो 0 से 90 के बीच में, चौथे में तो उल्टा नापोगे -90 से -90 से 0 के बीच में, सेकंड में है तो 90 से बड़ा नापोगे पाई माइनस अल्फा, और चौथे में है तो उल्टा नापोगे बट अभी भी मैग्नीट्यूड वाइज ऑब्ट्यूज एंगल होगा। समझ में आता है? तो ये प्रोसेस, अब ये तुम्हारी लाइफ का पहला सवाल है भाई, रद्दी सवाल में लिखूंगा ना तो अब तुम खुद बोर होने लगोगे, ठीक है ना। तो ये आर्गुमेंट को बेटा निकालने का प्रोसेस क्या है, देख बच्चा, कॉन्जुगेट को निकालना वाज नेवर ए चैलेंज, भाई आयोटा की जगह माइनस आयोटा और वाई रखना है। मॉडुलस को निकालना वाज आल्सो नेवर ए चैलेंज। मॉड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? x, y पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। और आर्गुमेंट को निकालने का चैलेंज, यहाँ पे हम लोगों ने चैलेंज को हटा दिया। यहाँ पे मैंने आपको जनरल 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकाल के दिखाया, और यहाँ पे जो इजी वाले, जो स्पेशल वाले कॉम्प्लेक्स नंबर आते थे, उनका आर्गुमेंट मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है ना। तो आज की क्लास में आर्गुमेंट, अब देखो प्रॉपर्टीज की हम कुछ कुछ बात करते हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज आती है। एक बार कॉन्जुगेट करके दोबारा कॉन्जुगेट करोगे, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर पे पहुंच जाओगे। प्रॉपर्टी नंबर 2, 3 या 4, 5 को मैं एक लाइन में मैं बताता हूं। कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रोडक्ट, डिवीजन, सम या डिफरेंस पे। कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे के सारे एल्जेब्रिक ऑपरेशंस पे। Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लेना था, कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
Z1 Z2 को डिवाइड करके कॉन्जुगेट लेना था, कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। Z1 Z2 को जोड़ के कॉन्जुगेट लेना था, कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। Z1 Z2 को घटा के कॉन्जुगेट लेना था, कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर ये क्या लिखा है? ये बेसिकली प्रोडक्ट ही लिखा है बेटा। ये लिखा है कि Z1 को कई n बार मल्टीप्लाई कर रहे हो और Z1 को आप n बार मल्टीप्लाई करने के बाद बोल रहे हो कि कॉन्जुगेट लेना है, तो इसके बजाय आप क्या करो, सबसे पहले कॉन्जुगेट ले ले, बाद में पावर n चढ़ा दो। तो ये प्रोडक्ट वाला ही प्रॉपर्टी लिखा है। तो कॉन्जुगेट बेटा सारे के सारे एल्जेब्रिक ऑपरेशंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कॉन्जुगेट की अब ये क्या लिखा है, z प्लस जेड बार 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z, जो कि समझ में आता है भाई। z का मतलब x प्लस आयोटा y होता है, z बार का मतलब x माइनस आयोटा y होता है, ये 2x के बराबर आएगा। 2x का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z आएगा। z माइनस जेड बार क्या बनेगा, z का मतलब x प्लस आयोटा y होता है, माइनस ऑफ z बार का मतलब माइनस x माइनस आयोटा y। इस बार आपका x कैंसिल होगा, 2 आयोटा y आएगा। 2 आयोटा y का मतलब हो जाएगा 2 आयोटा, और y का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, यहाँ पे एक आयोटा लिखा होना चाहिए, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा ना, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आयोटा y नहीं होता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z सिंपली y ही होता है, दैट इज नॉट आयोटा y। तो यहाँ पे आयोटा थोड़ा सा मिस है, तो 2 आंसर क्या आता है, 2 आयोटा इंटू वाई। 2 आयोटा को आयोटा रखा, y की जगह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डाल दिया। इसकी उपयोगिता क्या है सर, इसकी उपयोगिता क्या है बेटा, इसकी उपयोगिता है अगर मान लो किसी को कोई बहुत गंदा सा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तुम्हें उसका रियल वाला पार्ट निकालना है, तो डायरेक्ट भाई रियल पार्ट क्या करो, वो z वाला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, z बार निकाल लो, z और z बार दोनों को जोड़ को 2 से डिवाइड कर दो, तुम्हें डायरेक्ट रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा। कोई गंदा सा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, उसका तुम्हें इमेजिनरी पार्ट निकालना था, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लो, उसमें से उसका कॉन्जुगेट हटा दो और उसको 2 आयोटा से डिवाइड कर दो, तुम्हें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ जाएगा। इसके अलावा एक बात और, जो 7वां नंबर जिसका हम लोगों ने उपयोग भी काफी ज्यादा किया है कि z इंटू जेड बार जो होता है वो मॉड ऑफ z स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये बेटा सारी की सारी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज है। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज के अलावा कि मॉडुलस की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। अभी जैसे ये वाली प्रॉपर्टी देखो, 5वां नंबर पे लिखा है z इंटू जेड बार मॉड ऑफ z का स्क्वायर, जिसका हम लोग उपयोग करते चले आ रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 क्या बताती है, प्रोडक्ट और डिवीजन में मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट होता है। हालांकि कॉन्जुगेट जो था, प्रोडक्ट डिवीजन सम या डिफरेंस, कॉन्जुगेट हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता था। ये क्या बताता है, मॉडुलस केवल प्रोडक्ट और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ये कुछ कुछ आएगा, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 आप मॉड z1 प्लस मॉड z2 इन जनरल नहीं लिख सकते। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4 में हमें क्या समझना है कि अगर मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लिखा हुआ है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते वो मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 के बराबर होगा। अगर मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लिखा हुआ है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ये बराबर होगा। तो दिस इज नॉट इक्वल। अब तुम थोड़ा सा रिलेट मारो। तीसरा चौथा तुम्हें क्या बताता है कि प्रोडक्ट में और डिवीजन में मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि सम या डिफरेंस में मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। पॉइंट नंबर 1। सम या डिफरेंस के केस में होता क्या है, चलो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट फिलहाल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अगली बात, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है भाई। चाहे मैं तुमसे बोलूं कि x प्लस आयोटा वाई का मॉड बता दो, या फिर x माइनस आयोटा वाई का मॉड बता दो, दोनों ही क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला क्या बता रहा है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 के बराबर है। अब देख बच्चा, मॉडुलस क्या होता था, ओरिजिन से डिस्टेंस होता था। किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस 0 के बराबर है। भैया ओरिजिन से डिस्टेंस 0 के बराबर कब होगा, जब तुम ओरिजिन पे ही रहोगे। तो मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, 0 होगा, या फिर बोल सकते हो 0 प्लस 0 आयोटा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये बेटा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस आपको मैं फिलहाल अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी के सिमिलर कुछ कुछ
और भी इसमें बातें हैं, बट आज बेटा थोड़ा सा टाइम भी हो रहा है, तो अगली क्लास में हम लोग करेंगे क्या, ये जो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज है उसको भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है ना, और आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करूंगा, और फिर देखो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ी, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी, अब सब पे मिला जुला के हम देखेंगे जेई में क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो बच्चों देखो आज की क्लास में हम लोगों ने शुरुआत बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल को अटैक करने के साथ की थी, ठीक है ना, कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इक्वेशन आता है तो इक्वेशन को आप लोग बच्चा सॉल्व कैसे करते हो, और ये पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इग्नोर्ड बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। क्लास की स्लाइड में भी मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन छोड़े हैं जिससे कि आप अपना कलम चलाना भी सीखो, क्योंकि बेटा अभी तो मैंने अपना कलम चलाया, मेरा मेरा कलम चलते देखते देखते ना तुम्हारा कुछ नहीं भला होने वाला है, उससे तुम्हें एक इंस्पिरेशन आइडिया लगेगा ऐसे कलम को चलाना होता है, बट एक्चुअल में आपका कलम तभी चलेगा जब आप खुद से चलाने के लिए उन सवालों को करोगे। हर बच्चा सवालों को करेगा, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर भी बताएगा। बात समझ में आती है? कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताना है। और उसके अलावा बेटा मैंने आपको मॉडुलस, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, उसके बारे में हमें पहले से आइडिया था। आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट को मैंने आज इंट्रोड्यूस कर दिया। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज पे कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चा मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।